अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। प्रोग्राम थिंकिंग टाइम में खुशामदीद। ये प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं और सोचना पसंद करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज थिंकिंग टाइम के एक नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने आए हैं और उसके ऊपर हम आपको डिटेल से बताएंगे कि आज किस चीज़ पर आज हम बात करें। लेकिन उससे पहले जो लास्ट एपिसोड मैंने अपलोड की थी, जो रेल कॉप की ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से थी, 22-23 का जो 2022 और 2023 का जो ऑडिट हुआ था, उसके हवाले से जब मैंने अपलोड की, उसके ऊपर कुछ लोगों के कमेंट्स थे स्पेशली, और रेल कॉप के हवाले से, तो उस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। और कुछ लोगों ने इस पे पूछा था कि देखें कि जो भी आपने मसाइल बताए हैं रेल कॉप के हवाले से, जो सब्सिडरी कंपनी थी रेलवेज़ की, उसके तो उसको वाइंड अप का जो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, जिसका ये नुकसान होगा कि जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे वो बेरोज़गार हो जाएंगे और जितना भी ब्रंट होगा वो उनके ऊपर गिरेगा। देखें, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और यही जब भी कोई कंपनी वाइंड अप होती है तो इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह की रेजर्वेशंस और इस तरह की चीज़ें, इश्यूज हमेशा हाईलाइट होते हैं। बट जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो हमेशा उस पॉइंट ऑफ व्यू के सामने चीज़ को साथ रखी जाती है कि कोई भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या था। अब जब आप ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो वो उस तरह से गवर्नमेंट समझती है वो फुलफिल नहीं हुआ, कि इसने रेवेन्यूज़ बढ़ाने थे और इसने जो है रेलवेज़ के लिए एक तरह की एक कंफर्ट जोन क्रिएट करना था रेवेन्यूज़ के हवाले से, कि ताकि जो रेलवेज़ के रेवेन्यू इंक्रीज़ होंगे, ताकि और वो पैसा रेलवे के ऊपर इन्वेस्ट होगा, जिससे रेलवे सर्विस इंप्रूव होगी और उसमें एम्प्लॉयज़ भी ज़ाहिर है उनकी बेनिफिट्स के भी काम होंगे। लेकिन जब वो असल मकसद नहीं फुलफिल हुआ तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने उसको वाइंड अप करने का फैसला करना था, क्योंकि वो एसेट से ज़्यादा एक लाइबिलिटी बनता जा रहा था। अगर इसको हम होलिस्टिक पिक्चर में देखें, यस, इससे एम्प्लॉय तो सफ़र करेगा और ज़ाहिर है जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पाकिस्तान का, उस हवाले से एक बहुत बड़ा इफेक्ट भी पड़ेगा। बट अगर हम इसको बिगर पिक्चर में देखें या होल सिनारियो में देखें, तो अगर ये इसी तरह चलती रहती तो इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट आना था रेलवेज़ के ऊपर, रेलवेज़ के एम्प्लॉय के ऊपर, कि जब आपकी कंपनीज लाइबिलिटी बनती हैं तो उसमें जो सबसे पहला डिसीजन लिया जाता है वो ये किया जाता है कि जी कट डाउन लगाया जाए एम्प्लॉयज़ के ऊपर, डाउन साइजिंग की जाए। अभी जो डाउन साइजिंग है बेसिकली ये भी उसी का नतीजा है। अगर हम देखें, इसी तरह की सब्सिडरी कंपनीज की वजह से आपको एम्प्लॉयज़ से जान छुड़वानी पड़ जाती है, कि देखें क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब एक कंपनी जिसने रेवेन्यू जनरेट करके देना था, अगर वो नहीं जनरेट करके दे पा रही, और बजाय वो रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के वो आपके एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ करना चाह रही है, तो उसका इफेक्ट के तौर पे आपने क्या किया कि चलें जी अब लेबर को माइनस कर दिया जाए, डाउन साइजिंग की जाए, तो उसका नुकसान के तौर में भी तो लेबर इफेक्ट हो रही है। तो इस हवाले से भी चीज़ों को इस तनासुर में भी देखना चाहिए कि अगर वो पर्पस फुलफिल हो रहा होता तो एज अ होल वो ग्रोथ होनी थी, एज अ होल रेलवे में ग्रोथ होनी थी, तो वो उस लिहाज से इस चीज़ के ऊपर वो काम नहीं हो सका। तो यस, आपकी बात सही है कि सफ़र करेंगे एम्प्लॉयज़, बट हमें ये भी देखना है कि अगर ये काम ना हो और इसी तरह चलता रहे तो उसका सफरिंग रेट क्या होगा। वो मेरे नज़दीक उससे ज़्यादा है। उसमें ना सिर्फ एम्प्लॉय सफ़र करेंगे बल्कि रेलवे एज अ होल भी सफ़र करेगी। तो ये रही बात पिछली एपिसोड्स के हवाले से। आज हम जिस एपिसोड पे बात सॉरी जिस इशू पे बात करेंगे वो है रेलवेज़ का फोरेंसिक ऑडिट, जो फ्रॉम 2010-11 टू 2019-20 एक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आई थी, कि रेलवेज़ के अंदर जो इतने लॉसेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, रेलवेज़ में अगर जो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा वो क्यों नहीं हो रहा, रेलवे के बेसिकली मसाइल क्या है। उसके ऊपर एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, जिसका 10 इयर्स का ट्रेंड एनालिसिस करके, एक 10 इयर्स का सैम्पल साइज लेके एक फोरेंसिक ऑडिट किया गया था रेलवेज़ का। ये 2010-11 से स्टार्ट किया गया था और 2019-20 तक इसको रखा गया था। उसमें जो मेन इश्यूज एड्रेस किए गए थे कि क्यों रेलवेज जो है वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही, रेलवे की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरह की हैं, रेलवे की जो रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल है वो क्या है, रेलवे के जो इंटरनल कंट्रोल हैं किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए और रेलवे की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए वो कैसे हैं, और रेलवे के वो क्या कौन सी पॉलिसी लेवल के मसाइल हैं जिनकी वजह से रेलवेज जो है हर साल खसारे में जाती है। तो उसके हवाले से एक रिपोर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, ऑडिटर जनरल ऑफिस के ज़िम्मे ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई दौर में ये एक रिपोर्ट बनवाई गई थी 2020 में, कि ये ऑडिटर जनरल इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करें। तो उसकी कुछ फाइंडिंग्स मैं आज आपके सामने रखूंगा कि वो फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट हुआ, उसकी रेलवेज़ की फील्ड ऑफिस ने ही वो कंडक्ट किया फॉरेंसिक ऑडिट, उसने कुछ अपनी फाइंडिंग्स दी और उसकी बुनियाद पे उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी। तो वो फाइंडिंग्स क्या थी? पहली फाइंडिंग इसमें ये थी कि वीक गवर्नेंस एंड ओवरसाइट। उन्होंने कहा था, जो पहली फाइंडिंग आई थी सामने, कि गवर्नेंस का जो वर्किंग है रेलवेज़ की पूरे सिस्टम को, वो वीक है। वीक में उन्होंने बताया था कि जो 78% मेंबर्स हैं जो रेलवे को चला रहे हैं, वो
रेलवे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, और 22% जो है वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं किसी फील्ड के। आपको पता है रेलवे में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड की होती है वो रेलवे सर्विस के लोग होते हैं जो सिविल सर्विस के थ्रू रिक्रूट होते हैं, या बाज़-औक़ात कुछ सर्विसेज वन पेपर एग्ज़ाम के ज़रिए आते हैं। और कुछ इंजीनियर्स काडर के लोग होते हैं, मैकेनिकल लेवल के लोग होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको क्योंकि ज़ाहिर है ये टेक्निकल साइड है रेलवेज़ की, इस वजह से वहाँ टेक्निकल लोग हायर किए जाते हैं। तो उन्होंने क्या है, जो इसका रेशियो है ना वो बड़ा वन साइडेड लॉप साइडेड है, उसमें 78% तो गवर्नमेंट सर्विस के लोग हैं जिनको वो टेक्निकलिटीज़ की समझ नहीं थी है रेलवेज़ की। इस वजह से रेलवेज़ जो है उस तरीके से अपने पोटेंशियल के ऊपर नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि टेक्निकल लोग कम हैं, प्रोफेशनल्स कम है। और इसके अलावा क्योंकि उसमें गवर्नमेंट साइड के लोग ज़्यादा हैं, इस वजह से इसका जो है ना वो अपना पोटेंशियल खसारे की वजह है। दूसरा उन्होंने कहा था कि बोर्ड मीटिंग्स के अंदर एक स्ट्रेटेजिक लेवल का डिसीजन लिया गया था कि बोर्ड के नीचे एक सब कमेटीज़ फॉर्म की जाएंगी जो हर सेक्टर ऑफ द रेलवे का के लिए पॉलिसी डिज़ाइन करेंगी। मैकेनिकल के लिए क्या पॉलिसी होगी, इंजीनियरिंग सर्विस के लिए क्या पॉलिसी होगी, पैसेंजर्स को कैसे इंक्रीज, पैसेंजर रेवेन्यू कैसे इंक्रीज़ किया जाएगा, फ्रेट का रेवेन्यू कैसे इंक्रीज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा वो डिसीजन तो हुआ सारा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कोई सब प्रोफेशनल लेवल की, टेक्निकल लेवल की सब कमेटीज़ नहीं बनाई गई, जिसका नुकसान ये हुआ कि जो डिसीजन लेवल था पॉलिसी मेकिंग का उसमें टेक्निकल प्रोफेशनल थिंकिंग नहीं आई, क्योंकि कमेटीज़ को काम नहीं दिया गया और टेक्निकल लोगों को काम नहीं दिया गया, लिहाजा वो कोई वर्किंग ही प्रोफेशनल लेवल लाइंस पर नहीं बनाई गई। दूसरा जो उन्होंने चीज़ पॉइंट आउट की वो पब्लिक सेक्टर ऑब्लिगेशन थी। जो चीज़ बहुत अहम आइडेंटिफाई हुई है कि रेलवेज़ के अंदर पिछले 15-20 सालों में वो इस चीज़ों की, दो चीज़ों को बाइफरकेट करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही। एक है पैसेंजर रेवेन्यू, दूसरा है फ्रेट रेवेन्यू। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सुनने वालों के लिए कि हम जब भी हमारे ज़हन में रेलवे की बात आती है तो हम समझते हैं रेलवे की जो गाड़ी है वो सिर्फ एक जगह से एक तरह की वो है, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल है ये, वो एक जगह से पैसेंजर्स को उठाती है और छोड़ाती है। सब बसेस हैं आपकी और तरह की ट्रांसपोर्ट है, तो रेलवेज भी इसी तरह की ट्रांसपोर्ट है लोगों की। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्रेट के ऊपर, यानी फ्रेट कोई भी सामान हो सकता है आपका जो आपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। जिस तरह हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर्स की सूरत में लेके जाती है रेलवे, इसी तरह फ्रेट की सूरत में भी। और ये बहुत बड़ा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू था किसी दौर में, 1970s का टेबल इस रिपोर्ट में शो किया गया है, जिसमें बताया गया कि 73% 70s और 80s में जो रेवेन्यू अर्न करती थी रेलवे वो फ्रेट से करती थी। और आज वो जो रेवेन्यू जो उस किसी दौर में 73% था वो आज 4% पे चला गया। यानी अब जितना भी टोटल रेवेन्यू कमा रही है वो पैसेंजर से कमा रही है, और जितना टोटल रेवेन्यू है सिर्फ 4% है रेलवे जो फ्रेट से कमा रही है। तो ये एक और बहुत बड़ा इशू है उन्होंने कि जिस वजह से वो ये चीज़ें जो है वो मैनेज नहीं हो रही रेवेन्यू के हवाले से। और फिर दूसरी चीज़ उन्होंने कहा, क्योंकि कोई मैकेनिज्म नहीं है कि किस तरह हम पैसेंजर्स ट्रेन को, पैसेंजर्स रेवेन्यू को फ्रेट से अलहदा करके देखें और फिर देखें कि हम फ्रेट का रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। देखें पैसेंजर्स को तो आपने जब कोई भी गवर्नमेंट की, क्योंकि रेलवेज गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है, गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट का जो पैसेंजर रेट होता है वो एक हद से ज़्यादा नहीं आप बढ़ा सकते। आप ये नहीं कर सकते कि जी क्योंकि हमारा रेवेन्यू मीट नहीं हो रहा तो हम टिकट्स इंक्रीज़ करते जाएं, टिकट प्राइस इंक्रीज़ करते हैं। ज़ाहिर है आम आदमी की सवारी, आम आदमी सफ़र नहीं कर पाएगा, उसके लिए आपको एक ऑल्टरनेट सोर्स क्रिएट करना है अपने रेवेन्यू को मीट विद करने के लिए। उस रेवेन्यू को मीट विद करने के लिए आपके पास सबसे बड़ा सोर्स था फ्रेट का। क्योंकि आपने कोई फ्रेट मैकेनिज्म नहीं बनाया, फ्रेट का रेवेन्यू कम होता रहा, कोई फ्रेट की इश्यूज़ की वजह से और कुछ कोई पॉलिसी लेवल, इस वजह से आपको सारी डिपेंडेंसी या फ्रेट पे कर, ओ सॉरी रेवेन्यू उस पर पैसेंजर्स पे करनी पड़ी। या दूसरा उसने बताया कि ग्रांट इन एड, जो गवर्नमेंट से ये ग्रांट ले रहे हैं वो ऑलमोस्ट 32 बिलियन से इंक्रीज होकर 45 बिलियन पे, 45 बिलियन तक पहुंच चुकी है। अपने जो एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, क्योंकि फ्रेट रेवेन्यू डिक्रीज होता रहा और पैसेंजर रेवेन्यू इतना नहीं था कि अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकते, तो ये इन्होंने गवर्नमेंट से ग्रांट लेनी शुरू कर दी। अब इन्होंने ऑलमोस्ट 45 बिलियन तक की ग्रांट ले ली है 2020 तक की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक। उसके बावजूद भी ये इसका अभी तक नहीं हो सकी कि ये अपने वो बना सके। तीसरी चीज़ उन्होंने बताई कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के केसेस का इशूज़ है, जब
गवर्नमेंट लेवल पे ये तकरीबन बहुत 2016-17 से ऑनवर्ड पाकिस्तान के गवर्नेंस के अंदर एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया गया, दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल पी का मॉडल। उसमें ये कहा गया है कि कुछ हिस्सा गवर्नमेंट रन करेगी और कुछ हिस्सा थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिया जाएगा प्राइवेट एंटिटी के तौर पर, और दोनों के मिला के हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे इकोनॉमिक, जिसको कहा गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आपको इदारे रन किए जाएंगे। उसमें रेलवे के ऊपर भी ये चीज़ ओन की गई कि रेलवे भी इसके ऊपर जो है ना, रेलवे भी इसी मॉडल पे चलाई जाए। इसलिए जो रेल कॉप जिसके ऊपर लास्ट एपिसोड किया गया वो भी एक प्राइवेट फर्म थी, इस तरह डेमको भी प्राइवेट फर्म थी, और दो तीन और कंपनीज हायर की गई जो रेलवे की रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए, इसके एक्सपेंसेस को कम और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए इनके साथ एक कोलैबोरेशन की गई। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें ये दिखाई गई कि ये जितनी भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनर की कंपनीज थी, इनमें से 5 केसेस ऐसे थे कि जिन्होंने 3.468 बिलियन देना है एज अ कॉन्ट्रैक्टर, लाइबिलिटी है रेलवेज की तरफ, जो रेलवेज ने इनसे रिसीव करनी, जो अभी तक इन्होंने नहीं दी। अब एक सब्सिडरी कंपनीज आप लेके आते हैं कि वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू, उसको रेलवे के रेवेन्यू को इंक्रीज करेगी, लेकिन उसके बावजूद वो उल्टा एक्सपेंसेस बढ़ा देती है, बजाय कि गवर्नमेंट उसके रेलवेज को वो रेवेन्यू दे, वो गवर्नमेंट उसके रेलवेज की ही लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रही है कि क्योंकि ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इन्होंने सर्विसेज ली, सर्विस के अगेंस्ट इन्होंने पेमेंट करनी थी, तो वो इन्होंने रेलवेज को नहीं की, जिस वजह से रेलवे को ऑलमोस्ट 3.468 बिलियन का रिसीवेबल्स है। चौथी चीज़, उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी को इस पे थोड़ा सा कहा है कि गवर्नमेंट ने पिछले 10-12 सालों में रेल ट्रैक को रेलवे ट्रैक पे प्रायोरिटी दी है। मतलब हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पिछले 10 साल में मजबूत हुआ है, और जो हमारा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी प्रायोरिटी में नीचे जाता है। उसमें उन्होंने फिगर दिए हैं कि जो 2019 के अंदर 7% की जो आपके जो PSDP की एलोकेशन होती है, जिसको पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कहते हैं, उनमें 7% की एलोकेशन हुई थी 2019-20 में, सॉरी 2010-11, 2010-11 में 7% हुई PSDP की एलोकेशन आपकी रोड ट्रैक्स पे, जिसको बढ़ा दिया गया 2019-20 में 7% से 10%। यानी रोड ट्रैक के, यानी जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से रोड को बेहतर करने के लिए वो 2010 में 7% थे, और उनका जो रेशो था वो बढ़ा दिया गया 2020 में 10%। लेकिन उन्हीं BSDP प्रोजेक्ट्स के अंदर जो रेलवे ट्रैक को बेहतर करने के प्रोजेक्ट्स थे, उनमें पहले 2% दिया गया रेलवे को, और 2019-20 में सिर्फ 1% दिया गया। यानी रोड को बेहतर करने के लिए 7% से 10% है, और रेलवे स्ट्रक्चर्स को बेहतर करने के लिए 1% से 2% है। तो ये आप देख सकते हैं कितना वाइबल इंक्रीज, और कंपैरिजन में कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उधर दूसरी तरफ जा रही है, रेलवे उसके रोड ट्रैक्स की तरफ। चौथी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी होती है हमारे मीडिया के अंदर व्हेन इट कम्स टू द डेफिसिट रिलेटेड टू द रेलवेज, वो है बैलूनिंग पेंशन एंड अदर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। रेलवेज के अंदर एक बहुत बड़ा मसला पिछले 10 सालों में आया है कि जो पेंशन का बजट है वो बहुत इंक्रीज हुआ है। पेंशन ओवरऑल दुनिया, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक इशू बना हुआ है कि हमारा ट्रिलियंस में जा चुका है बजट पेंशन का, लेकिन रेलवेज का तो बहुत क्लोजल इंक्रीज हुआ है। 18% ऑफ जो वो जो है 18% था 2010-11 में टोटल बजट का पेंशन बजट, यानी टोटल बजट में से 18% पेंशन की पेमेंट्स में जाता था रेलवे। जो 2000 रिजल्ट आया है 19, उसके बाद उसको इंक्रीज हुआ 37%, और इस वक्त ओवरऑल बजट का 66% जो है वो जो है 2019-20 का जो है 66% जो है टोटल बजट का वो रेलवे की पेंशन्स में जा रहा है। यानी रेलवे बजट का 66% जो है रेलवे अपनी पेंशन पे करने वाला है। टोटल जो इंक्रीज आया है वो 45 बिलियन से 97 बिलियन का है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना क्लोजल इंक्रीज है कि अगर आपका 50 बिलियन ऑलमोस्ट सिर्फ पेंशन पेमेंट में ही जा रहा है, और जो अगर आप देखते हैं कि ये इनको 50 बिलियन तो ग्रांट मिलती है रेलवेज को, और बाकी रेवेन्यू ये खुद जनरेट करते हैं। तो अगर आपका जो ग्रांट मिल रही है 50 बिलियन की वो सारी पेंशनों में जा रही है, तो इसका मतलब है बाकी कोई एक्सपेंस मीट करने के लिए आपको या तो अपना कोई सोर्स जनरेट करना पड़ रहा है, या फिर आपके जो है उसको आप पेंड कर देते हैं, पेंडिंग में कर देते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है इसको चलाने के। तो ये एक चीज़। दूसरा जो एक बहुत बड़ा मसला आता है कि हमारे रेलवेज अकाउंट्स के अंदर जो भी इसको डील करते हैं वो समझते हैं कि कोई भी कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं।
2005 में एक प्रोजेक्ट आया था, ऑडिटर जनरल ऑफिस ने उसको लीड ली थी, जिसको पिफ्रा प्रोजेक्ट कहते हैं। ये प्रोजेक्ट बेसिकली ये था कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी जो पेंशन है, उनकी सैलरीज़ हैं, उनका जीपी फंड है, उनके कॉम्यूटेशंस हैं, वो सारा कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए, वो सारी पेमेंट जो है वो सिस्टम बेस्ड हो, जिसको सैप सिस्टम कहा गया था कि सैप के ज़रिए कंप्यूटराइज सिस्टम हो, सबकी सैलरीज कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए जाए ताकि कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस ना लग सके। प्रॉब्लम ये है अनफॉर्चुनेटली कि रेलवे के अंदर अभी पूरी तरह जो सैप सिस्टम है वो ऑपरेट ही नहीं हुआ। ऑल दो अब शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है, जिसकी वजह से ये होता है कि मैनुअल सैलरीज जाती हैं, मैनुअल पेमेंट हो रही है। मैनुअल पेमेंट में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि पेमेंट का ओवरफ्लो होने का खतरा होता है, कोई अलाउंस एक्स्ट्रा लग जाता है, कोई पेंशन एक्स्ट्रा चली जाती है, कोई रेंट का बिल एक्स्ट्रा चला जाता है, कोई वैसे कोई पेमेंट एक्स्ट्रा हो जाती है, जिससे फिर आप अगर सिस्टम पे होगा तो सिस्टम फॉरन उसको टेक करेगा कि ये पेमेंट एक्स्ट्रा है, इसको फ़ौरन रिकवर किया जाए। लेकिन यहाँ मैनुअल सिस्टम में इस तरह की कोई चीज़ का कोई जल्दी पॉइंट आउट होना बड़ा मुश्किल है, इस वजह से ओवर पेमेंट हो जाती है, वो एक दूसरा नुकसान है। ऑटोमेशन के हवाले से वो कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लान में तय किया गया है 2018-20 तक हम सारा सिस्टम सैप पे ले आएंगे, यानी हम इसको ईआरपी जो सिस्टम बेस्ड पेमेंट्स है उस पर ले आएंगे। लेकिन अभी तक वो सिस्टम नहीं लाया जा सका। 18-20 डेडलाइन थी, बट डेडलाइन को मीट नहीं किया गया, तो ये एक और बहुत बड़ी वजह है कि इसके लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। फिर इन एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए, कोई भी जो गवर्नमेंट इदारा कोलैप्स करता है ना, यहाँ तो उनके रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा, सॉरी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जो मेन एक्सपेंसेस होते हैं वो एम्प्लॉयज़ के होते हैं, कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर या तो आप बहुत ज़्यादा हायरिंग्स कर लेते हो, या आपकी हायरिंग्स अगर कम होती हैं तो आप उनको बहुत ज़्यादा हाई रेट पे रिक्रूटमेंट शुरू कर देते हो। तो रेलवेज़ के अंदर भी सबसे बड़ा मसला है, यहाँ बहुत ज़्यादा हायरिंग हुई है, और हायरिंग की जो वजह है, एक तो वो बताई जाती है कि ये जो टीएलएज है, इनको डेली वेजर्स भी कहते हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी, पंजाब में भी, और ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट ने भी एक प्रोजेक्ट निकाला था कि आपने जो है ना 89 डेज़ की हायरिंग कर सकते हैं, जिसको हम कंटीजेंट पेड स्टाफ कहते हैं हमारे सिविल सेटअप में और सिविल इदारों में। रेलवेज़ में इनको टेम्प्रेरी लेबर कहते हैं, जो 89 डेज़ के लिए रखी जाती है। ये कोई परमानेंट नहीं होते, इनको पेंशन नहीं मिलती, इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हायरिंग की जाती है, इनकी प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग की जाती है 89 डेज़ के लिए। तो उसमें वही कहते हैं कि हायरिंग इतनी ज़्यादा कर ली गई, ओवर इनको रिक्रूटमेंट्स कर ली गई, कि इसमें 977 मिलियन ऑलमोस्ट इनके उस पर खर्च हुआ, और आखिरी 10 साल में 496 मिलियन से ऊपर इनका बजट, ये जो टेम्प्रेरी लेबर रखी जाती है 89 डेज में, जो इनको पेमेंट की जाती है। तो उस वजह से एक बहुत बड़ा इनके जो है ना इश्यूज बढ़ते गए हैं। इस वजह से जब आपके इतने पेंशन का एक्सपेंस, फिर टीएलए के एक्सपेंस, फिर आप देखें कि रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, पैसेंजर्स की उस तरीके से है नहीं, फ्रेट का कोई सिस्टम नहीं है, तो खुद आपको समझ आ रही होगी कि जब एक्सपेंस बढ़ रहा है और रेवेन्यू कम होते जा रहे हैं तो डेफिसिट खसारे ही होंगे ना, तो वो चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई। फिर एडिशनल रेवेन्यूज़ के लिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि रेल कॉप हायर की गई, प्रैक्स हायर किया गया, के रेवेन्यूज़ बढ़ाए जाए, सब्सिडरी कंपनीज को हायर किया जाए कि ये सर्विस ओन करें प्राइवेट सेक्टर से जाके, उसमें रेलवेज़ के एम्प्लॉय को हायर करें और फिर ये रेवेन्यू जनरेट करें, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हो सका। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक और बहुत ज़्यादा है जो 2018-19 से ऑनवर्ड हाईलाइट होनी शुरू हुई, वो थी मिसमैनेजमेंट ऑफ रेलवे लैंड। हम सारों को पता है कि जो जब भी अगर आप अभी भी सर्च करें तो पाकिस्तान में 3 इदारों के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती है, एक डिफेंस पर्पज़ के लिए, दूसरा रेलवेज़ के लिए, और तीसरी औकाफ के लिए। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा ज़मीन डिफेंस के बाद अगर किसी इदारे के पास है तो वो रेलवेज़ के पास है। लेकिन हमने ये देखा है कि इतनी ज़्यादा ज़मीन होने के बावजूद जो इनका लैंड रेवेन्यू है, यानी ये ज़मीनों को कमर्शियल करके जो देते हैं फॉर द रेंट पर्पसेस, फॉर द रेवेन्यू पर्पसेस, वो बहुत लो लेवल पे। उसकी वो वजह बताते हैं कि ऑलमोस्ट जो रेलवे की 4741 एकड़ जो है टोटल लैंड में से, 4741 एकड़ जो है वो अंडर इंक्रोचमेंट, वो मुख्तलिफ लोगों ने इंक्रोच की हुई, या तो रेलवे उसके अगेंस्ट लिटिगेशन में की, और लंबे लंबे, वो आपको पता है ज़मीनों की तो फिर ये जो होते हैं मसले, ये लंबे चलते हैं। तो तकरीबन 4741 एकड़ जो है टोटल ज़मीन, ये अभी टोटल ज़मीन नहीं है, ये इतनी लैंड, ये इतना एकड़ सिर्फ कब्जा है लैंड रेलवेज का। और इसकी जो रेजिडेंशियल इंटू, फिर दूसरा जो एक उन्होंने मसला, एक तो ये है कि
कब्जा किया। और दूसरा उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 30 बिलियन की ज़मीन है जिसको अनऑथोराइज गलत तरीके से कमर्शियल रेजिडेंशियल को कमर्शियल कर दिया, रेजिडेंशियल प्लॉट्स को कमर्शियल में कन्वर्ट करके उनको अनऑथोराइज तरीके से रखा हुआ, जो 30 बिलियन का नुकसान है सर। तो ये एक और बड़ी वजह है इसके लॉसेस। फिर फेक इनवॉइसेस हैं 180 मिलियन की। इसी तरीके से वो थेफ्ट है, चोरी है इनके एसेट्स की, जिसमें सबसे ज़्यादा थेफ्ट है वो रोलिंग स्टॉक और ट्रैक मटेरियल में। आपको पता है इनकी वंस बहुत बड़ी अमाउंट की जो है वो चोरियां वो चोरी होती है ट्रैक के अंदर से। फिर इनका ट्रैक उखाड़ लिए जाते हैं, फिर उस तरह इनका ट्रैक का कोई रोलिंग स्टॉक टाइप चीज़ें वो इनकी वर्कशॉप से चोरी कर ली जाती है। तो वो तकरीबन 16 फॉर्मेशन हैं, 16 फील्ड ऑफिस हैं रेलवे की, जहाँ पे कलेक्टिवली 1.173 बिलियन का थेफ्ट है स्टॉक रोलिंग का और रोलिंग स्टॉक का और ट्रैक मटेरियल का। इसी तरह इनकी जो ग्रेजुटी और पेंशन्स की जो है रिकवरीज वो बहुत ज़्यादा हैं, इन्होंने ओवर पेमेंट की हुई है लोगों को, वो रिकवरीज नहीं हुई अभी तक। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी जो मिस रिप्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फॉरेंसिक के अंदर हम हमेशा ये देखते हैं, बेसिकली फॉरेंसिक ऑडिट का मकसद भी ये होता है कि अगर आपने कोई फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेट करना है तो उसकी प्रॉपर ट्रेल होनी चाहिए, उसको प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए। तो फाइनेंशियल क्राइम की एक टाइप ये भी होती है कि कोई इदारा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडर स्टेट ना करे या ओवर स्टेट ना करे उसके कुछ फ़ायदे लेने के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे देखा है जब इनका फोरेंसिक ऑडिट हुआ कि इन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन और एरर्स किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। उसमें इन्होंने जो अपने जीपी फंड के बैलेंसेस थे, जो रिसीवेबल्स शो किए हैं, बेसिकली जीपी फंड के जो बैलेंस हैं इन्होंने गवर्नमेंट के अमाउंट में एज अ रिसीवेबल शो कर दिए हैं, जो कि इन्होंने मिस रिप्रेजेंट किए। जो जीपी फंड के बैलेंसेस होते हैं ये लाइबिलिटी होते हैं जो पे ऑफ करनी होती है आपने, लेकिन इन्होंने उसको एज अ एसेट बना के रेवेन्यू में दिखाया हो। जो लाइबिलिटी जब आप सेट ऑफ करते हैं तो वो बेसिकली आपके एक्सपेंस में एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में या नॉन करंट एक्सपेंडिचर्स में जाता है एज अ लाइबिलिटी। लेकिन इन्होंने 12 बिलियन को उसी लाइबिलिटी को करंट एसेट के तौर पे स्टेटमेंट में शो किया हुआ। अगर आप एसेट के तौर पे दिखा रहे हो तो वो रेवेन्यू होता है आपका। हालांकि जो जीपी फंड बैलेंसेस हैं वो लाइबिलिटी होते हैं जो आपने पे करने होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन इन्होंने उसको ही रेवेन्यू के तौर पे दिखा के एक मिस स्टेटमेंट की हुई। तो ये चीज़ें बेसिकली इसी तरह इनके जो फ्रॉड है ड्यू टू नेग्लिजेंस, 123 मिलियन के बेसिकली इनके एम्बेजलमेंट और फ्रॉड के केसेस हैं पिछले 10 साल। उसके अलावा इन्होंने जो लो वैल 60 जो इन्होंने 67.77 मिलियन का स्क्रैप इन्होंने लो रेट पे सेल कर दी। उससे नुकसान 67.77 मिलियन का हुआ है कि जो टेंडर होना था, जो सेल होना था ओपन मार्केट के अंदर, स्क्रैप होता है रेलवे का, उसको इन्होंने जो ओरिजिनल प्राइस थी उससे लो पे सेल की। इसी तरह इनकी जो सर्वे कमेटीज़ हैं जो इनकी लैंड की फिक्सेशन करती हैं, रेट्स फिक्स करती हैं, सर्वेस करती हैं, उन्होंने भी जो प्राइस सेटिंग की है रेलवे को, जब कमर्शियल पे देने लग सॉरी लीज पे देने लगते हैं आप ज़मीन को, तो एक प्राइस सेट की जाती है। वो प्राइस भी उन्होंने ठीक सेट नहीं की, जिससे रेलवे को जो है ना काफ़ी इनकी जो रेवेन्यू आ सकता था अगर ओरिजिनल मार्केट प्राइस पे सेट की जाती तो वो भी इनको नहीं आया। तो वो एक नुकसान इनके जो सिस्टम में नज़र आता है। फिर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, इसके अंदर पूरा बताया गया है कि लास्ट 10 ईयर्स में जितनी ट्रेन चलनी चाहिए थी उसका 40% कम चली, जिसमें आपकी इंजीनियरिंग स्पीड के मसले थे, आपकी एक्सीडेंट्स के मसले थे, आपके डिफेक्टिव सिग्नल्स थे। तो ट्रेन को जितना चलना चाहिए था, जितने आवर्स, इनके आवर्स कैलकुलेट होते हैं 10 साल के हवाले से या एक पूरे पूरे दिन के एक एक साल में कितने उससे 40% कम ट्रेन चली है। पैसेंजर ट्रेन की मैं बात करूँ, फ्रेट का अभी इसमें कोई सिस्टम नहीं। इसी तरीके से इनके जो सबसे बड़ा मसला रेलवे की ट्रेन में आता है वो इनकी पंक्चुअलिटी होता है। मसला ये कि ये कितनी ट्रेन जो है टाइम पे आ रही है। तो उसमें ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि जो इनकी वो है पंक्चुअलिटी है वो 42% थी 2010 में, यानी 100 में से सिर्फ 42 दफ़ा ट्रेन टाइम पे आती थी। और अब वो बढ़ के 2020 में जहाँ पे ऑडिट ख़त्म हो रहा है, जो 10 साल का ऑडिट था, वो 76% पे चली गई। यानी 100 में से 76 दफ़ा जो है ट्रेन अब वो टाइम पे पहुँचती। दूसरा उसने उन्हें बताया जो इनका एवरेज एक्सीडेंट है ट्रेन का, जिस वजह से जाए जब ट्रेन एक्सीडेंट का शिकार हो जाएगी उसकी रिपेयर कॉस्ट भी होगी, उसकी मेंटेनेंस भी होगी, तो उस पर भी एक्सपेंडिचर आएगा।
एक साल में 133 एक्सीडेंट्स होते हैं ट्रेन के। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी फेलियर है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट का फेलियर है, जिस वजह से ये चीज़ें एक्सप्लोड कर गई हैं हमारे रेलवेज़ के। तो ये थी बेसिकली एक कंप्लीट और एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट रिपोर्ट कि किस तरीके से वो क्या रीजंस हैं। हम बहुत सा सवाल पूछते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं मीडिया के ऊपर भी, हमारे जर्नलिस्ट भी लेके आते हैं और लोग भी लेके, हमारे पॉलिसी थिंक टैंक भी लेके आते हैं कि क्या वजह है कि हमारी रेलवे जो किसी दौर में इतना प्रॉफिट मेकिंग इदारा था, क्यों वो पिछले 10-15 साल से कॉम्प्रिहेंसिवली लॉस में जा रहा है। वो क्या वजूहत थी, तो उसका एक ऑडिट पर्सपेक्टिव मैंने आपके सामने रखा है, एक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है कि ऑडिट की जो फाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर क्या है, ऑडिट ने इसके ऊपर क्या चीज़ें, और एंड पे इसकी रिकमेंडेशंस भी दी हैं। वो भी 5-6 रिकमेंडेशंस हैं कि इंटरनल कंट्रोल को मजबूत किया जाए, पेंशन्स के लिए एक प्रॉपर ऑटोमेट सिस्टम लाया जाए, इसी तरीके से इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म किया जाए, और इसी तरह और तरह की रिकमेंडेशंस हैं। लेकिन असल चीज़ थी कि इश्यूज़ को हाईलाइट करना, उन इश्यूज़ के साथ वो इश्यूज़ आपके सामने रखना जो शायद मीडिया पे उस तरह डिस्कस नहीं होते रेलवे की, व्हेन इट कम्स टू रेलवे सर्विस और रेलवे डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या रेलवे इदारे के तौर पर। तो ये वो ऑडिट रिपोर्ट थी जिसमें आपको बड़ा एलेबोरेटिवली फोरेंसिक्स ने बताया कि क्या क्या इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से रेलवे कम्प्लीटली खसारे में जा रही है, और रेलवेज़ को क्या करना चाहिए अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए। तो ये था आज का थिंकिंग टाइम। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जिस तरह आपने पिछली दफ़ा अपने एपिसोड में अपने फीडबैक से आगाह किया था, इस दफ़ा मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा आगाह करेंगे। आज अब तक के लिए इतना ही, बिकॉज इट्स थिंकिंग टाइम।